हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का सेकंड सीरीज़ आप बोल सकते हैं, सेकंड पार्ट। कल के वीडियो में हमने देखा था सेल और उसके बेसिक कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स कि सेल क्या होता है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं एक सेल में, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे PSC एग्ज़ाम्स में, अभी लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई लैब टेक्नीशियन का या अलग जो PSC कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें जो बेसिक साइंस पूछा जाता है उसमें से ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। हिंदी में जैसे बोलते हैं जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो आज हम वही देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी में हमें ध्यान देने लायक है, जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और पूरा ही वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है। हिंदी इंग्लिश पूरा कंटेंट प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो पूरा देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। सबसे पहले देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, जिसे हिंदी में जैव विविधता कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बायो डाइवर्सिटी यानी दो शब्दों के मेल से बना है बायोडाइवर्सिटी। बायो यानी कि अलग अलग लाइफ फॉर्म्स और डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता, अलग अलग विविधता या विभिन्नता, वेरिएशन। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक जगह में, किसी भी हैबिटेट में, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो ज़मीन हो, ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो चाहे वो ज़मीन हो या फिर पानी हो या नॉर्मल हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म से हमारा मतलब है किसी भी टाइप का लाइफ फॉर्म, किसी भी तरह के लाइफ जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब लाइफ में सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स को काउंट नहीं करते हैं, हम हमेशा किसे काउंट करते हैं? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके, यानी कि सूक्ष्म जीव जो हैं, माइक्रोब्स को भी हम काउंट करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के एनिमल्स यानी कि जानवर, पौधे, प्लांट्स, कवक, फंजाई और भी अलग अलग विविध प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इनमें से प्रत्येक प्रजाति और जीव एक जटिल जाल की तरह संतुलन बनाए रखने और जीवन का समर्थन करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका ये मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है या जो घास खाने वाले या जो पेड़ पौधे खा के जीवित रहते हैं, वो नहीं रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे, जो कार्निवोरस यानी जो जानवरों को खा के या फ्लैश खा के जिंदा रहते हैं, मांस खा के, वो लोग नहीं रह पाएंगे। तो एक दूसरे से क्या है, हम लोग इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं, एक वेब की तरह, एक जाल की तरह। यानी कि एक भी ऑर्गेनिज्म हमारे इकोसिस्टम से या हमारे एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म है उस पे भी अंतर पड़ेगा। तो यही होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ वी फाइंड इन वन एरिया। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीवन जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब उस जीवन में पेड़ भी आ सकते हैं, पौधे भी आ सकते हैं, जानवर भी आ सकते हैं। तो ये तो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हो गए। साथ ही साथ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक बहुत ही विभिन्न तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक बहुत ही अभिन्न अंग है बायोडाइवर्सिटी का। अगर हम सिंपल तरह से परिभाषित करें जैव विविधता को या फिर बायोडाइवर्सिटी को, तो हम क्या बोल सकते हैं? The variety of living species on earth including plants, animals, bacteria and fungi। एक बहुत ही एक लाइन का डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा। जैव विविधता क्या होता है? उससे हमारा तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं या जीवित जीव जंतु हैं, उन्हें हम कहते हैं, उन्हें सभी को मिला के हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जिसमें क्या क्या आता है? पौधे, जानवर यानी एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, और बैक्टीरिया और फंजाई के अलावा भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सभी को मिला के एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अब जो सबसे ध्यान देने वाली बात है
बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, वो ये है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट हो रही है वो मानव के कार्यों की वजह से, यानी कि हम जो डेली हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही एक मानव गतिविधियों के कारण कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग आज से ठीक 50 साल पहले की बात करें तो क्या है, उस टाइम पे ना ही तो कोई पोल्यूशन था, किसी भी तरह का कोई ज़्यादा मानव का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगर आज से ठीक 50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो तब के एनवायरनमेंट में यानी तब के वातावरण में और अब आज के 2023 में अगर हम लोग रह रहे हैं तो अगर आज के वातावरण के मैं कंपैरिजन करूं 50 साल पहले के वातावरण से यानी एनवायरनमेंट से, तो क्या होगा, बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। पहले का जो एयर था या हमारा एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा प्योर था, पोल्यूशन फ्री था। लेकिन आज के डेट में हम बात करें, एक सिंपल सा हम एग्जांपल देख लेते हैं जो डेली आजकल हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे ऑड इवन सिस्टम चालू हो गया है व्हीकल्स के लिए कि ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी, इवन नंबर वाली गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी, क्योंकि वहाँ पे अभी ठंड पड़ रही है और अभी दिवाली के टाइम पे बहुत सारे पटाखों का जलाया भी जाता है, तो उससे जो स्मोक निकलता है वो क्या होता है, और फॉग सुबह का, वो दोनों मिलके स्मॉग बना लेते हैं। मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करके चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी आसान होगा और साथ ही साथ हमें वो बहुत दिन तक याद भी रहेगा। दिल्ली वाला जो एग्जाम्पल है वो मैंने इसलिए इंक्लूड किया था या इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे ये पता चलता है कि ह्यूमंस के द्वारा यानी मानव के द्वारा जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, डेली का जो उनका दिनचर्या की जो चीज़ें होती हैं, उससे हमारा बायोडाइवर्सिटी यानी हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। हम उन्हें हार्म कर रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ से, जिससे कि क्या हो रहा है, दिनों दिन ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो पौधों की हो, प्लांट्स की हो, ट्रीज़ की हो, या कोई जानवर है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, उनका क्या हो रहा है, उनका एनवायरनमेंट ख़राब होते जा रहा है। तो अल्टीमेटली किसको नुकसान पहुंचेगा, उसी जानवर को नुकसान पहुंचेगा, उसका हैबिटाट। यानी हम दिनों दिन इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए हम फॉरेस्ट को हटाए जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, हमें एयर में प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फ्रेशनेस नहीं रहेगा, तो हम अपने आप से ही हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि बायोडाइवर्सिटी पे क्या है, बहुत ही रिस्क चलता जा रहा है हमारे लाइफ, जितने भी हम ह्यूमंस हैं इन्वॉल्व हैं इनमें। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट यानी कि कौन सा ऐसा खतरा है जो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका आंसर यही होगा कि ओवर पॉपुलेशन, यानी जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जितनी जनसंख्या बढ़ते जाएगी उतनी एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ती जाएगी, उतनी उनकी नीड, ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और बायोडाइवर्सिटी पे किस तरह का खतरा हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और अभी करंट सिचुएशन में, अभी हाल में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था वॉल्टर जी रोजेन ने। कौन से ईयर में दिया था, 1985 में। तो ये वाली चीज़ एक पूछने को हो गई एग्जाम में कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय, ये पूछा जा सकता है, तो आपको नाम याद रखना है, वॉल्टर जी रोजेन। अब जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस शब्द को तोड़ के बना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट मीन्स कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द था उसी का लॉजिकल हटा के बायोडाइवर्सिटी को छोटा करने के लिए किसने किया था, वो वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। लेकिन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम है वो किसने दिया था, वो लवजॉय ने दिया था 1980 में। और किसे दिया था, एक समूह में मौजूद अलग अलग प्रजातियों की संख्या को दर्शाने के लिए दिया था। यानी कि एक ग्रुप में कितने टाइप के स्पीशीज़ हैं, कितने टाइप की प्रजातियां हैं, कितने प्रकार की, उसको बताने के लिए उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। और उसी शब्द को छोटा करके किसने प्रेजेंट किया था, वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 में।
तो ये 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। तीसरा फैक्ट याद रखना है, एडवर्ड विल्सन जो हैं उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्ट्स हो गए? सबसे पहला, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? दूसरा फैक्ट कि बायोडाइवर्सिटी शब्द किस शब्द से बनाया गया? तो वो बनाया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, जिसने दिया था लवजॉय ने। तीसरा फैक्ट क्या है? एडवर्ड विल्सन जो है वो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाए जाते हैं। चौथा फैक्ट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? मई 22 को। तो इसी एक स्लाइड में हमने 4 क्वेश्चंस पढ़ लिए जो हमेशा पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे तो हमेशा पूछा जाता है, जिसे हमें याद रखना चाहिए हमेशा। 22 मई को वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है इंटरनेशनली, यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये दिन मनाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि लोगों में, ह्यूमंस में क्या अंडरस्टैंडिंग आए, क्या चीज़ के लिए समझ आए उनके में कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारे एक्टिविटीज़ से, हमारे किए गए डेली कार्यों से जो बायोडाइवर्सिटी है या एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि अगर एक भी स्पीशीज़, एक भी प्रजाति को नुकसान पहुँचेगा तो पूरी इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैव विविधता के प्रकार, यानी कितने टाइप के बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है अपने आसपास। तो आम तौर पर हमें 3 तरह के डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो ये 3 तरह के बायोडाइवर्सिटी हम अपने आसपास देखते हैं। अब इसको एक एक करके समझते हैं बहुत ही सिंपल मैनर में कि क्या है। आपको ऐसे टर्म से लगेगा अगर आप बायो के नहीं है कि जेनेटिक क्या है, स्पीशीज़ क्या है, इकोलॉजिकल क्या है, लेकिन आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अब सबसे पहला देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के भुट्टे दिख रहे हैं, जो एक येलो कलर का है जिसका भुट्टा, और एक ब्राउन कलर का है, और एक मिक्स है। यानी कि जब जीन्स में बदलाव होता है तो जो अपीयरेंस दिखता है, यानी कि फिजिकली भी वो अलग प्रकार का दिखता है। जैसे मान लो कि ये जो येलो वाला दिख रहा है उसके जीन्स अलग होंगे, ये जो ब्राउन दिख रहा है उसके जीन्स अलग होंगे। यानी कि ऐसी डाइवर्सिटी जो जीन्स में डिफरेंस, यानी कि जेनेटिक मेकअप जो ऑर्गेनिजम्स का होता है, हमने कल के वीडियो में भी देखा था, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे वो ऑर्गेनिज्म का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस जेनेटिक मटेरियल में ही रहता है, उस डीएनए में ही रहता है। तो अगर जैसे ये भुट्टा येलो है, ये ब्राउन है, उनके जेनेटिक मटेरियल को हम देखेंगे तो दोनों में क्या होगा, विभिन्नता होगी, मतलब अलग अलग होंगे दोनों। तो इसका ये मतलब है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी उस डाइवर्सिटी को बोलते हैं जो किसके वजह से हो, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो। नेक्स्ट आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, या जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रजाति जैव विविधता। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो किस वजह से होती है? ये डाइवर्सिटी होती है अलग अलग प्रजातियों के कारण। इसका ये मतलब है जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैं एक इंसान हूँ, कोई दूसरा एक इंसान है, तो अगर दो ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग कंपैरिजन करें तो क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग होंगे। लेकिन हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, हम लोग ह्यूमन, मानव के अंदर आते हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, लेकिन वो आता किस में, हम क्या बोलते हैं, उन्हें ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो ये होता है स्पीशीज़ वेराइटी, यानी कि एक ही स्पीशीज़ अलग अलग वेराइटी के हो सकते हैं। जैसे कि हम अलग अलग गाय देखते हैं, अलग अलग जो पशु हैं उनके भी वेराइटीज़ रहते हैं, तो उसे बोला जाता है स्पीशीज़ वेराइटी। एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में एक और अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे चावल, गेहूँ, उन सब के अलग अलग प्रकार आते हैं, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, तो वो भी क्या है, उनके जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस की वजह से होता है। अब तीसरा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक जैव विविधता। ये किस वजह से होता है, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे जो जीव जंतु पानी में रह रहे हैं
हमें ज़मीन पे अगर हम देखने आएंगे तो ज़मीन पे वो जीव जंतु नहीं मिलेंगे। तो अगर हैबिटाट के अकॉर्डिंग, यानी कि किस वातावरण में किस जगह पे हम रह रहे हैं, उस हिसाब से भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अब ये एक जो सुंदर सा आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इसी में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ ये तीनों टाइप की डाइवर्सिटी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा डीप है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इजी है। 3 टाइप बस आपको याद रखना है। सबसे पहला स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब मैंने क्या कहा कि ये एक मछली है, ये दूसरी मछली है, तो साइज़ में वेरिएशन है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मछली ही बोलते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली, तो ये क्या हो गया, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हो गया। और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक ही स्पीशीज़ में, एक ही प्रजाति में अलग अलग डाइवर्सिटी। जैसे ये जो फिश है वो ज़रूरी नहीं है कि ये वाली फ़िश ये वाली मछली से सेम होगी, हो सकता है दोनों के डीएनए में, दोनों के जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस हो, तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तीसरा जो होता है वो होता है कम्युनिटी या इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जो जीव जंतु हमें यहाँ पे पानी में देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर ज़मीन पे देखने को तो नहीं मिलेंगे, मछलियाँ हमें ज़मीन पे तो देखने को नहीं मिलेगी, तो वो हैबिटाट यानी कि जगह के हिसाब से भी स्पीशीज़ दिखते हैं हमें। तो ये 3 टाइप के बायोडाइवर्सिटी हमने अभी देखा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ते हैं, ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में समूहीकरण एवं वर्गीकरण भी कहते हैं। अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा, उसके इम्पॉर्टेंस पढ़े, उससे कुछ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी क्यों ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं कि अगर हम एक एक करके सबको पढ़ने लग जाएं तो क्या होगा, सालों साल भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, यानी 100 साल भी अगर हमें दे दिया जाए तो हम नहीं पढ़ सकते। इतने प्रजातियां, इतने जीव जंतु हमारे इस पृथ्वी पर अभी रह रहे हैं। तो इसका क्या इजी ऑप्शन हो सकता है, क्या कैसे करें हम लोग कि हम लोग कम समय में जितने भी स्पीशीज़ या जितने भी जीव जंतु यहाँ पर है हम उन्हें पढ़ पाए। तो उसका ही एक तरीका है क्लासिफिकेशन। यानी कि अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने सारे हैं कि हम एक एक करके सबको नहीं पढ़ सकते। दूसरी चीज़, अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, एक वर्ग में ये चीज़ें पाई जाती हैं, दूसरे वर्ग में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा अर्थ निकालता है, बजाय एक एक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ के समझ के याद रखने के लिए। तो अब देखते हैं वर्गीकरण क्या होता है। विभिन्न जीवित जीवों को उनके साझा लक्षणों के आधार पर समूहीकृत करने की प्रक्रिया है। इट मीन्स कि क्लासिफिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं या जीवित जीव हैं या प्लांट्स हैं, कुछ भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब, तो उनको क्या करते हैं, हम कैटेगराइज कर देते हैं, यानी वर्गीकरण कर देते हैं कि अगर 100 हमें जीव जंतु हमारे सामने में दिख रहा है तो 10 एक श्रेणी में आ जाएंगे, दूसरे 10 दूसरे में, और बाकी 10 तीसरे चौथे, ऐसे उनके किस बेसिस पर हम अलग अलग करेंगे, कॉमन फीचर्स में, यानी कि साझा लक्षणों के आधार पर। साझा लक्षणों के आधार पर मतलब जैसे एक जो जीव है वो दूसरे जीव से मिल रहा है, कि वो मान लो कि वो पानी में रहता है, तो जितने पानी वाले हैं उनको अलग कर दो, जितने ज़मीन पे रहने वाले हैं उनको अलग कर दो, तो ये क्या हो गया, साझा लक्षण का एक टाइप हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग बांटता है उनके कॉमन फीचर्स के आधार पर। अब जिन जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं होंगी उन्हें एक समूह में रखा जाएगा। जो मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि अगर जीव जंतु हैं, 2 जीव हैं, दोनों में कुछ कॉमन हमें लक्षण देखने को मिल रहा है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम एक समूह में रखेंगे। और उनसे अगर विभिन्न है
उन लोगों का विशेषता, तो उसे हम दूसरे समूह में रखेंगे। और इसी स्तर पर जो हम वर्गीकरण कहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पदानुक्रम कहते हैं, यानी कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं, कि बड़ा वाला ऊपर रहेगा, यानी कि जो सबसे बड़ा लेवल है उसे हम ऊपर रखेंगे, जैसे हम किंगडम कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, डिवीज़न आता है। उसके बाद आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसको मैं डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ कि क्या होता है, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, ऑर्डर, जीनस, ये सब क्या है। लेकिन अभी तक जितना मैंने समझाया उसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं जीव जंतुओं का, तो उसमें क्या होता है, सबसे मेन जो करने का आधार होता है वो क्या होता है, कॉमन फीचर्स। दो जीव जंतुओं में क्या कॉमन है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका जब वर्गीकरण करते हैं तो उसे सबसे पद के हिसाब से करते हैं, यानी सबसे बड़ा ऊपर रखते हैं, फिर बड़े से करते करते हम सबसे छोटे यानी कि प्रजाति लेवल पे जाते हैं, स्पीशीज़ लेवल पे जाते हैं। तो उसी को अब हम देखेंगे। अब उससे पहले एक छोटा सा और फैक्ट देख लेते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण और समूहीकरण वाली चीज़, वो किसने की थी, एरिस्टोटल ने की थी। एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यहाँ पे इंग्लिश जितना भी लिखा है मैं सबका हिंदी बता रही हूँ, आप उसको समझते जाइएगा। एरिस्टोटल ने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है बाहरी जो दिखता है, जैसे कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, कैसा आकार है, कैसा प्रकार है, कैसे रंग के हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, यानी बाहरी जो हमारा अपीयरेंस होता है उसे हम साइंस में क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। वहीं एक शब्द होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल, यानी अंदर अंदर हम कैसे हैं, हमारे अंदर सेल्स कैसे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, यानी जो भी हम बॉडी के अंदर है वो सब एनाटॉमी कहलाता है, और जो हम देख पाते हैं अपने आँखों से वो होता है मॉर्फोलॉजी। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से जो पौधे होते हैं उनको क्लासीफाई, उनको वर्गीकरण किया था उनका, ट्रीज़ में, श्रब में, हर्ब्स में। हर्ब्स सबसे छोटे, श्रब्स उससे बड़े, ट्रीज सबसे बड़े। इसके अलावा उन्होंने एनिमल्स को भी दो भाग में बांट दिया था, ऐसे एनिमल जिनके में रेड ब्लड है और जिनके में नहीं है, तो ये एक आधार था उनका। तो सबसे पहला अटेम्प्ट, सबसे पहली कोशिश किसने की थी, एरिस्टोटल ने की थी। फिर हमें लिनेयस का भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। कार्ल लिनेयस जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जैसे अभी हमने देखा है एडवर्ड विल्सन फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, वैसे ही फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ R.H. विटेकर जो क्लासिफिकेशन लेके आए थे वो ही आज तक का एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं लिनेयस ने क्या, लिनेयस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, जो वर्गीकरण दिया था, वो दो किंगडम का था, यानी उन्होंने सिर्फ किस पे क्लासिफिकेशन, किस में वर्गीकरण किया था, प्लांट और एनिमल्स में, यानी या तो वो पौधा होगा या तो वो जानवर होगा। तो आप खुद ही बताइए, क्या हमारी पृथ्वी पर सिर्फ जानवर और सिर्फ पौधे ही हैं? नहीं। जब उन्होंने एक क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण निकाला था, तब धीरे धीरे जब और प्रजातियों की खोज की गई, तब ये देखा गया कि कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्लांट यानी पौधे में भी नहीं आ रहे हैं या ट्रीज में भी नहीं आ रहे हैं और पूरी तरह से एनिमल में भी नहीं आ रहे हैं। इसमें कौन रह जाता है प्लांट और एनिमेलिया में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मदर्शी जो है वो कहाँ जाएंगे? वो तो प्लांट्स भी नहीं है, वो एनिमल्स भी नहीं है। तो ये देखा गया कि ये जो टू किंगडम सिस्टम है वो धीरे धीरे उसके कमियां नज़र आ रही हैं, उसमें बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो समा नहीं पा रहे हैं, वो एक किसी वर्ग में नहीं आ पा रहे हैं। तब धीरे धीरे क्या होगी, और खोज किया गया और देखा गया। तो क्या हुआ फिर R.H. विटेकर ने इन द ईयर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने 1969 में। अब ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था?
अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था उसमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? मोनेरा से, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आती है फंजाई, फिर प्लांट, फिर एनिमल्स। यानी कि जो 2 किंगडम लिनेयस का था उसके साथ ही साथ 3 और चीज़ें जोड़ दी गई थी जिसे हम कहते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आ रहा है वो भी ध्यान रखना है, किसने दिया था वो भी ध्यान रखना है। सबसे पहले अटेम्प्ट किसने किया? एरिस्टोटल ने। 2 किंगडम किसने दिया? लिनेयस ने। किन किन को दिया था? प्लांट और एनिमल्स बस को दिया था। उसकी क्या कमी थी कि बहुत सारे जानवर, जीव जंतु ऐसे थे जो दोनों वर्ग में नहीं आ पा रहे थे। इसके अलावा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी याद रखना है। अब टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट से, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम देने से लेके उसको पहचानने तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्ल लिनेयस। इसीलिए टेक्सोनॉमी को लिनेयन सिस्टम भी कहा जाता है। अब टेक्सोनॉमी क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। कोई भी ऑर्गेनिज्म की, कोई भी लाइफ फॉर्म की, कोई भी जीव जंतु की पढ़ाई या आगे उस पर काम तभी हो सकता है जब उसकी पहचान की जा सके, उसे रिकग्नाइज किया जा सके। अब जैसे सिंपल से एग्जांपल है, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर जब तक एक एक बच्चे को नहीं जानेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, कौन सा बच्चा थोड़ा किसी सब्जेक्ट में वीक है, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा, उसे नेमिंग करना पड़ेगा। तो उसे ही हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हमारी साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम किसी भी लाइफ फॉर्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं पहले कि वो कौन से किंगडम का पार्ट है, प्लांट है, एनिमल है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, क्या है। उसके बाद उसको एक नाम दिया जाता है और उसके फीचर्स को, उसकी गुणों को कंपेयर किया जाता है कि वो किसके जैसा दिखता है और किसके जैसा नहीं दिखता है। यानी कि सिमिलैरिटी और साथ ही साथ डिसिमिलैरिटी, किससे वो एकदम मेल रखता है, किससे वो मेल नहीं रखता है। तो ये होता है टेक्सोनॉमी। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें सबसे पहले कौन आते हैं? कल भी मैंने बताया था सिंपल लाइफ फॉर्म पहले आए तो मोनेरा पहले आता है। उसके बाद आता है, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा यूकैरियोट्स। अब अगर बात करें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की, तो हमारा जो अर्थ पे अगर हम स्पीशीज़ को बांटे, प्रजातियों को बांटे, तो 2 मेजर कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोट। हम हमेशा सुनते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स में आते हैं। इसका ये मतलब है कि प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक यूकैरियोट कहलाएंगे और मोनेरा अकेला क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब यूकैरियोट में क्या क्या है? 5 किंगडम में प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। प्लांट्स और एनिमल्स तो आप जानते होंगे। आपको जानना किसको है? मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को। अब इसके अलावा भी थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या है। आपको थोड़ा सा समझ में हो सकता है ना आ रहा हो। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम 2 कैटेगरी रखते हैं। किसके आधार पर? न्यूक्लियस के आधार पर। न्यूक्लियस हमने कल ही देखा था कि न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के बीचों बीच जो हमारा जेनेटिक मटेरियल रखता है। अब किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत वेल डेवलप्ड, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियस होता है। तो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनमें न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अदर सेल में ऑर्गेनेल्स होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी अलग अलग सेल के अंदर के स्ट्रक्चर, वो चीज़ें नहीं होती हैं प्रोकैरियोट्स में। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं यूकैरियोट्स में। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोट एक सिंपल सेल होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें उस सेल में नहीं होती हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी यानी जितनी भी जटिलता होती है वो किस में होती है? वो यूकैरियोट्स में होती है। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में।
अब इसमें जो भी दिख रहे हैं आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी को एक एक करके भी मैं बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट कल की वीडियो में बताऊंगी। मोनेरा, प्रोटिस्टा क्या होता है ये सब, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में इस टॉपिक पे। अब थोड़ा सा हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किसे बोलते हैं, यानी कि जो हम पद देते हैं छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, वो क्या होता है। तो सबसे पहले जब कभी भी एक रिसर्चर या एक साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखता है तो वो सबसे पहले पहचानता है कि वो किस किंगडम का है। किंगडम यानी कि वो या तो प्लांट होगा या एनिमल में आता होगा, तो वो होता है किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब अगर पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि सबसे छोटा इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या होता है, तो वो होता है स्पीशीज, यानी स्पीशीज सबसे छोटा इकाई है क्लासिफिकेशन का। ठीक उसी तरह सबसे बड़ा इकाई पूछा जा सकता है, तो बड़ा इकाई क्या होगा, किंगडम। और ये भी पूछा जाता है कभी इसका ऑर्डर ही पूछा जा सकता है, यानी कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें लिख देगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, एक सही लिखेगा और बाकी में ऊपर नीचे कर देगा, फैमिली ऊपर, जीनस नीचे, तो भी क्या होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस भी याद रखना है, यानी इसी सीक्वेंस में याद रहता है। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हमने बोला है कि ये प्लांट है और एनिमल है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म का हम बता रहे हैं कि प्रजाति भी बता दे रहे हैं, जैसे होमो सैपियंस, हम ह्यूमन बींग्स को क्या बोला जाता है, होमो जो हमारा जीनस होता है, और सैपियंस। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा इस तरह से नाम बताती हूँ, इसका क्या मतलब है, वेरी स्पेसिफिक, यानी उसकी पहचान प्रजाति लेवल तक की गई है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि ये एक प्लांट है या एक एनिमल है, तो उससे कुछ पता चल रहा है, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो स्पीशीज़ जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी स्पीशीज़ जब हम पता लगा लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक यही सेम चीज़ हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है। अब ऊपर से नीचे देखते हैं, हायर टू लोअर, डोमेन इसका क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया यूकैरियोट्स में कौन कौन से सेल आते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो हम किस में आते हैं, हम एनिमल्स में आते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स। किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। जैसे अभी मैंने बताया किंगडम प्लांट या एनिमल ही होगा वो, तो किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया। फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, इसको मैं बताऊंगी अच्छे से, लेकिन फाइलम क्या है अभी ह्यूमन बीइंग का, कॉर्डेटा। क्लास क्या आता है, फाइलम के बाद क्लास मैमेलिया, फिर आता है ऑर्डर जिसे प्राइमेट्स बोलते हैं, मंकी फैमिली के। उसके बाद फिर आते हैं फैमिली, कौन सी आती है, होमिनिडी। उसके बाद जीनस, होमो, और स्पीशीज, सैपियंस। कोई भी साइंटिफिक नाम जब हम लिखते हैं, जैसे फिर से मैं एग्जांपल इसी का दूंगी, ह्यूमन बीइंग का जो हमें बोला जाता है साइंटिफिकली, होमो सैपियंस। तो जो होमो शब्द है उसे बोला जाता है जीनस, और सैपियंस जो है उसे बोला जाता है स्पीशीज। होमो को हम मतलब जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, और जो स्पीशीज होता है उसका हमेशा जो लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है, उसमें कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं होती है। फिर से बता रही हूँ, जो जीनस लिखते हैं उसका पहला अक्षर जो होता है, पहला लेटर, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, बाकी लेटर स्मॉल में। उसके बाद स्पीशीज जो होता है वो पूरा ही स्मॉल में लिखा जाता है। अब रूल ये कहता है कि जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो उसे हमेशा अंडरलाइन करते हैं, यानी होमो सैपियंस लिख के मैं क्या करूँगी, उसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगी ताकि पता चले कि ये साइंटिफिक नाम है। और बुक्स में कैसे रहता है, बुक्स में इटैलिक किया जाता है ताकि पता चले कि ये साइंटिफिक नाम है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि जीनस आपको नाम दे देगा और अलग अलग तरीके से लिखेगा, किसी में एच बड़ा कर देगा, किसी में एच छोटा कर देगा, किसी में पूरा ही कैपिटल कर देगा, किसी में पूरा ही स्मॉल। तो आपको पता करना रहेगा कि कौन सा लेटर कौन सा सही जीनस लिखा गया है। ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल मैंने दिया था। और आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे कौन सा थ्रेट मंडरा रहा है। उसके अलावा हमने देखा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अटेम्प्ट किसने किया, अब हम क्या पढ़ते हैं। और
क्लासिफिकेशन के हमने रैंकिंग पढ़ी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ा। तो आई होप कि मेरा ये अटैम्प्ट आपको अच्छा लगा हो। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं, या फिर साथ ही साथ मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। एंड अगर आपको ये मेरा अटैम्प्ट अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल so that I feel motivated and it gives me a great energy for making so many videos for all you people. So thanks for watching and do like, share and subscribe my channel.